जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के जितने भी PYQ हैं अब तक, चाहे नीट में हो, AIPMT में हो, एम्स में हो, जिपमर में हो या किसी भी स्टेट में जो मेडिकल के लिए एग्ज़ाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है, वो सारे के सारे जो बार बार ये रिपीट करता है क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि अगले साल आने वाले एग्ज़ाम में आपका यही क्वेश्चन आ जाए। तो ये किस चैप्टर से लिए हैं? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस स्टिमुलेटेड बाय, यानी पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, इसके लिए पेनक्रियाज को स्टिमुलेट कौन करता है? तो वो जो कोलेसाइटोकाइनिन होता है, ड्यूडेनम से सिक्रेट होता है, यही क्या करता है? पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करता है पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करने के लिए, यानी कि रिलीज करने के लिए। तो देखिए, यह क्वेश्चन उड़ीसा में पूछा गया है, CPPMT में पूछा गया है, पंजाब PMT में पूछा गया है, WB मैंने वेस्ट बंगाल के एग्ज़ाम में पूछा गया 15 में, 16 में, बाकी और भी डिफरेंट टाइप का एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर B है, कोलेसाइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पेप्सिन एक्ट एज, पेप्सिन किस में एक्ट करता है, यानी मतलब कैसा होता? पेप्सिन जो है वो बेसिक मीडियम होता है या एसिडिक मीडियम होता है या न्यूट्रल मीडियम एक्ट करता है या ऑल ऑफ दीज? तो आपका राइट आंसर होगा पेप्सिन होता है स्टोमक में, जो पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, किसके प्रेजेंस में? HCl के प्रेजेंस में। दैट मीन्स क्या होगा? स्टोमक एसिडिक होता है, इसीलिए पेप्सिन एक्ट क्या करेगा? एसिडिक मीडियम करेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसिडिक मीडियम। देखिए B आंसर है। देखिए, जितना भी ये सारे के सारे क्वेश्चन, इतना भी एग्ज़ाम हुआ है, इस सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और यही क्वेश्चन हो सकता है आपका नीट में पूछ दे 2022 में या 23 में। सॉरी, 22 तो हो चुका है, अब 23 में आने वाले एग्ज़ाम में पूछने की संभावनाएं मैक्सिमम है। क्वेश्चन 3 में देखते हैं, वेयर इज़ प्रोटीन डाइजेस्टेड एकम्प्लाइज्ड, मतलब प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पे होगा? तो देखो, स्टार्ट प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टोमक में और कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट ड्यूडेनम, जुजेनम, इलियम। तो इलियम के लास्ट पार्ट में प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट होता है, तो इस हिसाब से आंसर B हो गया। देखिए, CBSE PMT में 91 में पूछा, 96 एम्स में पूछा, 99 में पूछा, 2007 में पूछा, 2007 में पूछा, 2012 में पूछा। बताइए कितने बार रिपीट किया गया इस क्वेश्चन को? तो समझ सकते हैं, हो सकता है अगले एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन को दे दें। तो आपका राइट आंसर है B। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ गुड सोर्स ऑफ लाइपेज इज़, यानी लाइपेज का गुड सोर्स कौन है? तो वो होता है पेनक्रियाटिक जूस। लाइपेज किस में ज़्यादा होता है? तो पेनक्रियाटिक जूस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन, डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन, बोलिए। मणिपाल में 95, 2003, 2002, 2010, 2004, 2009, 2011 कितना बार इस क्वेश्चन को पूछा है? नीट में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, एम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो मैक्सिमम चांस है कि फिर से पूछा जाए। ये फार्मूला NCERT में दिया हुआ है कि एडल्ट का, ह्यूमन एडल्ट का डेंटल फार्मूला होता है 2123/2123, यानी कि 2123/2123। यह है अपर हाफ एंड लोअर हाफ जाओ का, इसी को डबल कर देंगे तो टोटल आ जाएगा टिथ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
हाँ, क्वेश्चन है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड अकर्स इन। तो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड जो होता है कहाँ पे होता है, तो बिलो एयर के नीचे होता है, या एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस भी बोलते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। और यहाँ जैसे बी में दिया है कि बिलो टंग, तो यहाँ पे लिंगुअल ग्लैंड होता है, सब लिंगुअल ग्लैंड। एट द एंगल ऑफ जाओ तो वहाँ पे मैंडिबुलर या मैक्सिलरी होता है। बात समझ रहे हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है सक्कस इंटेरिकस इज, यानी कि सक्कस इंटेरिकस क्या है। यह क्वेश्चन 91 में पीएमटी में पूछा गया था, 95 में एफएमसी में पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी का लाइन है कि सक्कस इंटेरिकस जो है इंटेस्टाइनल जूस है, इंटेस्टाइनल जूस है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड इन। तो ब्रूनर्स ग्लैंड जो है सब म्यूकोसा लेयर ऑफ ड्यूडेनम में होता है। कहाँ पे होता है, सब म्यूकोसा लेयर ऑफ ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड होता है। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए CPMT 96, 99, 98, 2003, 2010, 98, 99, 2013, यानी इस कॉमेट के में पूछा गया था। बताइए कितना बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगले आने वाले एग्ज़ाम्स में यह क्वेश्चन आने की मैक्सिमम संभावनाएं हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम क्या है, इंटेस्टाइन का पार्ट है। कौन सा इंटेस्टाइन, तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट सबसे पहला होता है ड्यूडेनम, जहाँ पे स्टोमक आके खुलता है। जस्ट बाद होगा उसका ड्यूडेनम के बाद ज्यूजेनम, फिर इलियम। इलियम खुलेगा लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में, सीकम खुलेगा कोलन में ट्रांसवर्स, पहले असेंडिंग कोलन, ऐसा असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, फिर एनएस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पूरा रिवाइज भी कर लिए हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं अगला। विटामिन नीडेड फॉर ब्लड क्लोटिंग, यानी ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, तो वो विटामिन के होता है। देखिए कितना बार क्वेश्चन को पूछा गया, देख लीजिए। तो मैक्सिमम चांस है कि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो आंसर हो गया सी, विटामिन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेगरा इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, यानी प्लेगरा जो होता है विटामिन B5 की कमी से होता है, नाइसिन जिसको बोलते हैं, या निकोटिनिक एसिड बोलेंगे। इसके कमी से क्या होगा, ये आपका हो जाएगा प्लेगरा। देखो यह क्वेश्चन बहुत पहले पूछा आता था, अभी नहीं पूछा आता है। सिर्फ इसका आंसर याद कर लीजिए कि प्लेगरा जो होता है विटामिन B5 की कमी से होता है। कितना बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इसीलिए सिर्फ इसको रट्टा मार लेना, याद कर लेना आपको। ठीक है, अगर बाहर से क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉलोइंग आर विटामिन्स इन कॉलम 1 एंड डिफिशियंसी डिजीज़। तो ये कॉलम 1 में क्या दिया हुआ है, विटामिन्स वगैरह दिया हुआ है सारा, और उसकी डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज़ होता है। तो देखो बेरी बेरी दिया हुआ है, उसके बाद हेमोरेजिक डिजीज़ इन न्यू बॉर्न में दिया हुआ है, नाइट ब्लाइंडनेस दिया हुआ है, रिस्केट दिया हुआ है, रिस्केट। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। मतलब ए कहाँ पे है, तो ए है डी में, यानी कि 4 में। तो 4 का सी, तो सबसे पहले 4 का सी मिलाओ। 4 का ए ये गलत, 4 का सी सही, और 4 नंबर 4 का बी दिया है, मतलब ये गलत है। तो यानी कि 2 और यानी बी और सी में से कोई आंसर होगा। अब देखिए कि इनमें से कौन सा आप जानते हैं। हमें पता है कि बेरी बेरी जो होता है किसकी कमी से होता है, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से डिजीज़ होता है, तो वह होगा आपका, वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपको विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। तो आप देखिए 3 का बी होना चाहिए, 3 का ए होना चाहिए,
तो 3 का डी दिया हो, ये गलत, 3 का ए दिया, यही तो सही हो गया। इसका मतलब आंसर सी होगा। 2 ही ऑप्शन देखिए जो हमें पता था, बाकी सब ऐसे ही छांट लिए, बाकी और नहीं देखना है, ऐसे ही क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आपका आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए कि क्या लगा, डायग्राम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन का है। गिवन बिलो हियर आइडेंटिफाई द पार्ट ए बी सी डी ई एफ, यानी ए बी सी डी जो दिया हुआ है इस पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले ए को देखते हैं, देखा जाए, देखो ए क्या है, ये ए हो गया सीकम, जहाँ पे इंटेस्टाइन आके खुला है या इलियम आके खुला है, सीकम सिग्मॉइड कोलोन नहीं, एफ होता सिग्मॉइड कोलोन, उसके बाद सिग्मॉइड नहीं, यानी कि बी और सी में आंसर हो जाएगा। उसके बाद बी देखो वर्मी फोर अपेंडिक्स, तो बी में है वर्मी फोर अपेंडिक्स, और इसका बी में क्या है, इसमें वर्मी फोर अपेंडिक्स, दोनों सही है। अब सी देखो, तो सी जो है असेंडिंग कोलोन है, यहाँ देखो असेंडिंग कोलोन और सी सिग्मॉइड कोलोन, तो मतलब सी नंबर सही है, बी नंबर गलत है। ठीक है, बी नंबर गलत है। आंसर देखते हैं, आंसर सी है। यहाँ पे भी मेज द कॉलम है, देखो सलाइवरी एमाइलेज, बाइल सॉल्ट, रेनिन, पेप्सिन, स्टेप्सिन। तो देखिए सलाइवरी एमाइलेज किसका डाइजेशन कराता है, तो स्टार्च का, यानी कि एक का हो जाएगा, यानी ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। अब बी का देखो, बी का देखा जाए, बी का क्या हो जाएगा, बी है क्या, बाइल सॉल्ट, तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं, मिल्क प्रोटीन नहीं, लिपिड, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड लिपिड, तो ये हो जाएगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि इमल्सिफिकेशन फैट होगा कि लिपिड होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होगा, तो यानी कि बी का 5 हो जाएगा। उसके बाद रेनिन क्या है, जो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो बी सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा आपका 2, सी का 2। अब देखो तो सी का 2 कहाँ है, सी का 2 सी में है, बाकी में नहीं है। तो ए का देखो 3 दिया हुआ है, बी का 5 दिया, इसका मतलब डी नंबर वाला आंसर सही है, आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वासिकर, जनरल एनीमिया, डर्मेटिस, मरासमस, ब्लीडिंग। ठीक है, तो क्वासिकर जो होता है प्रोटीन की डिफिशियंसी से होने वाले डिजीज़ है। मतलब क्या हो गया कि पहला का आड़ हो गया, तो पहला का आड़ मिलाओ कहाँ पे है, तो पहला का इसमें है और इसमें है, ये दोनों में नहीं है, ये दोनों में, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। दूसरा एनीमिया देखो, आयरन की डिफिशियंसी, एनीमिया, यानी कि बी का हो जाएगा पी, बी का पी कहाँ है, बी का पी डी नंबर पे आंसर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसी तरह बाकी सबको मिलाने का ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि फाइंड आउट द करेक्ट मैच, इनमें से करेक्ट मैच कौन है, गॉबलेट सेल, HCl नहीं जी भाई, ऑक्जेंटिक सेल, म्यूकस नहीं, ऑक्जेंटिक सेल या पेप्टिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल जो होता है या पैराइटल सेल जो होता है वो HCl और कैस्टर एंट्रांसिक फैक्टर का सेक्रेशन करता है। पेप्सिनोजन जाइमोजेनिक बिल्कुल सही है, जो इनएक्टिव एंजाइम होता है। पेनक्रियाटिक जूस सलाइवरी एमाइलेज नहीं, ये पेनक्रियाटिक एमाइलेज होता है, ये गलत बात है। टाइलिन न, बिल्कुल नहीं, इसका मतलब आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब्सेंस ऑफ इंटेरोकाइनेज विल अफेक्ट द फॉलोइंग प्रोसेस। अगर इंटेरोकाइनेज नहीं है तो कौन सा प्रोसेस को अफेक्ट करेगा, तो एमाइलोज से माल्टोज, या प्रोटियोसिस से डाइपेप्टाइडेज, एंड लिपिड से फैटी एसिड या ग्लिसरॉल, डाइपेप्टाइड से अमाइनो एसिड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटियोसिस से डाइपेप्टाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ट्रू अबाउट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। पहला स्टेटमेंट देखो 60% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज बाय सलेवरी एमाइलेज, नहीं, ये
30% होता है। ऑक्जेंटिक सेल सेक्रेट पेप्सिनोजेन, बिल्कुल गलत बात है। ऑक्जेंटिक सेल जो है पेप्सिनोजेन सेक्रेट नहीं करता है, वो करता है HCl और कैस्टोइंट्रांसिव फैक्टर। सी नंबर देखो, काइलोमैक्रोन और स्मॉल लिपोप्रोटीन पार्टिकल पास्ड इन इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड कैपिलरी। ये थोड़ा सा सही लग रहा है, आगे वाला देखते हैं क्या बोल रहा है कि फ्रुक्टोज एंड अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयन ऑफ सोडियम आयन। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यही ज़्यादा सही है। तो डी नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं आप? ठीक है। आंसर डी हो गया। क्वेश्चन है, स्टूल ऑफ एन इन्फेंट फीडिंग इंटायरली ऑन वाइटिश मदर मिल्क इज येलोविश ड्यू टू। देखो, जो बच्चे होते हैं वो जो मदर से दूध सक करते हैं वो पूरा वाइट होता है, लेकिन उसका स्टूल जो है कैसा दिखता है, येलोविश दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें बाइल पिगमेंट आ जाता है। कहीं भी येलोविश का बात करें तो उसमें सोचेंगे बाइल पिगमेंट हो गया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, सी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फिंक्टर ऑफ, क्या लिखा है, एनियंट्रस, कार्डियक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, इलियोकाइकल स्फिंक्टर, पाइलोडिक स्फिंक्टर। देखो, पहला वाला नहीं जानते हैं, बाकी सब हम जानते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह मिलाएंगे, आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा ओपनिंग, पहला पी में देखो, ओपनिंग ऑफ हेपाटोपेनक्रेटिक डक्ट इनटू ड्यूडेनम, इसको स्फिंक्टर ऑफ ओडी बोलते हैं। मतलब सी का क्या पी हो जाएगा, सी का पी। देखो तो सी का पी ये सब में है, मतलब पहला वाला नहीं हो पाएगा। ठीक है। दूसरा देखो, बिटवीन ड्यूडेनम एंड पोस्टीरियर स्टोमक, हाँ, तो यहाँ कार्डियक स्फिंक्टर या पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। मतलब क्या हो गया कि डी का हो जाएगा क्यू, डी का क्यू, देखो डी का क्यू, तो आंसर हो जाएगा डी। अब इतना सोचने की बात नहीं है, फिर भी कार्डियक स्फिंक्टर दिखा देते हैं। कार्डियक स्फिंक्टर क्या होता है, बिटवीन ओइसोफेगस एंड एंटीरियर स्टोमक, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा, आर। आंसर आर है, यहाँ पे दिया है ना, सी दिया हुआ लेकिन सी नहीं होगा, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, ग्लाइकोजेनेसिस या ग्लाइकोसूरिया या ग्लाइकोनियोजेनेसिस या ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो इसका सारा का सारा यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है, इसको क्वेश्चन के साथ ही आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले यह देखना है कि ग्लाइकोजेनेसिस किसे बोलते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। उसके बाद ग्लाइकोनियोजेनेसिस किसको बोलते हैं, तो ये कन्वर्सन ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज, तो इसको बोलेंगे, यानी कि सी नंबर का होगा आपका एस नंबर, सी का एस हो जाएगा। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, तो डी का हो जाएगा पी, पहला वाला, कन्वर्सन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आप इसका डिफिनेशन लिख के कॉपी में याद कर लीजिएगा, जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गॉबलेट सेल, लाइसोजाइम, सलाइवा, ऑक्जेंटिक सेल। तो गॉबलेट सेल क्या करता था, तो गॉबलेट सेल जो है म्यूकस का सेक्रेशन करता है, एक का बी, एक बी का सी, यहाँ पे ये भी सी भी गलत, डी सही, ई गलत, मतलब डी और ए में आंसर होगा। ठीक है, बी नंबर। लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल होता है, मतलब बी 2 का हो जाएगा ए, 2 का ए यहाँ भी है और 2 का ए यहाँ नहीं है, तो अब आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। इसी तरह टाइम सेविंग होता है, 2 अगर ऑप्शन मिल गया और बाकी नहीं मिल रहा है
तो आपका आंसर वही हो जाएगा। अब बाकी चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है और टाइम बर्बाद करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियोकाइकल वाल्व, पाइलोडिक स्फिंक्टर, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, स्फिंक्टर उडी, सारे के सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बिटवीन स्टोमक एंड ड्यूडेनम, स्टोमक ड्यूडेनम में खुलता है तो वहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ है, बी में, यानी बी का ए हो जाएगा। उसके बाद बिटवीन इलियम एंड सीकम, तो यहाँ इलियोकाइकल वाल्व होता है, ए का 1 हो जाएगा। गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर, ये स्टोमक एंड ओसेफेगस में होता है, तो स्फिंक्टर वीडी पेनक्रियास के पास होता है, तो एक का हो जाएगा बी। एक का बी यहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो सी नहीं हो पाएगा, डी नहीं हो पाएगा। 2 नंबर का ए नंबर, 2 नंबर का ए नहीं है, 2 नंबर का ए यहाँ पे है, 2 नंबर का ए यहाँ पे भी है, तो देखिए सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी और ई में कोई होगा, डी तो होगा नहीं। गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर यानी कि 3 का कितना है, 3 का है डी, 3 का डी यहाँ पे, 3 का डी यहाँ नहीं है, मतलब बी आंसर होगा, ये नहीं होगा। ऐसे ही ऑप्शन को छांटते हैं, ठीक है, आंसर बी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लैक्टोज, मोनोग्लिसराइड, स्टार्च, पेप्टोन्स। लैक्टोज जो लैक्टेज के प्रोसेस में, लैक्टोज टूटता है कौन सा एंजाइम के प्रोसेस में, लैक्टेज के प्रोसेस में, और ये क्या देता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, तो ये देगा ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज दे देगा। तो यानी कि ए 1 का हो जाएगा सी, यहाँ तो ए नहीं होगा, 1 का सी होगा, और किस में सी है, 1 का सी, और डी में है तो बी भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ठीक है। मोनोग्लिसराइड स्टार्च हो गया, पेप्टोन्स हो गया, तो आपको स्टार्च का पता होगा, एमाइलेज। स्टार्च का क्या होता है, एमाइलेज, एमाइलेज स्टार्च का क्या होता है, एमाइलेज। तो आगे नहीं देखेंगे, अभी यहीं तक चेक करते हैं, आगे जाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो देखो सी नंबर में देखो, 3 नंबर का यहाँ डी नंबर है, 3 नंबर का डी नंबर है, 3 नंबर का डी नंबर है। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ 2 नंबर और 3 नंबर में दिखा रहा है कि ये 2 में जाएगा कि 3 में जाएगा, ठीक है। तो ये जो एमाइलेज है ये माल्टोज में टूटता है, किससे, माल्टोज में, यानी कि 2 में जाएगा, इसका मतलब तीसरा नहीं हो पाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी, आपका आंसर हो गया सी, और आगे चेक करने का हमें ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम और फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। देखो गैस्ट्रिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस, सलाइवा, पेनक्रियाटिक जूस, यहाँ पे क्या है, काइमोट्रिप्सिनोजन, टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन, ठीक है। उसके बाद डाइपेप्टाइड्स टू एमिनो एसिड, प्रोटियोसिस टू स्मॉल पेप्टाइड्स, केसिन टू पाराकेसिन, ये है मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो इसके लिए रेनिन होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे होगा, गैस्ट्रिक जूस में होगा। तो मतलब क्या हो गया, एक का हो गया आर एंड सी, एक का हो गया आर एंड सी, यहाँ पे भी है, आर एंड सी यहाँ पे भी है, ये दोनों में नहीं है, तो ये दोनों गलत। इंटेस्टाइनल जूस देखो, इंटेस्टाइनल जूस में पेप्सिन होता है, टाइलिन होता है, या काइलोमाइक्रोन होता है। अभी तक समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, तो ये गोल्डन क्वेश्चन है कि सलाइवा किस में होता है, सलाइवा है एमाइलेज, यानी टाइलिन की बात कर रहा है। तो 3 का देखो, 3 का क्यू है क्या कहीं पे, तो 3 का क्यू यहाँ पे है, और 3 का क्यू यहाँ पे भी है, और बी और डी है। अब देखो बी और डी, टाइलिन, सलाइवा, बी और डी में स्टार्च करता है और प्रोटीन का, तो जानते हैं टाइलिन स्टार्च का डाइजेशन करता है, मतलब डी वाला होगा। तो डी वाला कौन है, तो सी नंबर है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। इसी तरह से ऑप्शन को छांट छांट के आंसर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन है द एंजाइम एट लोकेशन एक्स एंड वाई आर। देखो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जो प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स में डाइजेस्ट करता है वो होता है पेप्सिन। क्या होता है, पेप्सिन। उसके बाद वाई जो है डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, तो वो होता है ट्रिप्सिन। तो आंसर हो गया आपका बी। तो इस तरह से सारा क्वेश्चन हम जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो डिस्कस कर दिए हैं।
इसको जो है आप इसका PDF रख लीजिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए, यही क्वेश्चन आएगा आपका नीट में। थैंक यू। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। हाँ, उससे पहले ये बताना चाहेंगे आपको, अगर इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके एडिशनल आपको और भी डिफरेंट टाइप के नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, ठीक है, एंड उसका फ़ायदा ले सकते हैं आप। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ नोडल टिश्यू आर ऑटो एक्साइटेबल, यानी कि जितने भी नोडल टिश्यू के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो ऑटो एक्साइटेबल हैं, ठीक है। वाई डज द एस ए नोड एक्ट एज नॉर्मल पेस मेकर, तो एस ए नोड जो है पेस मेकर का काम क्यों करता है वो जानेंगे। तो आप जान लीजिए कि नीट में 2019 में उड़ीसा वाले नीट पे पूछा गया था, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन, एस ए नोड हैज़ द हाइएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन। ऐसे नोड का जो होता है डीपोलराइजेशन रेट जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, किसका, ऐसे नोड का। क्या ये सही है? दूसरा देखें, ऐसे नोड हैज़ द लोवेस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन, नहीं। एंड ऐसे नोड इज़ द ओनली कंपोनेंट ऑफ टू जनरेट द 1000 थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ये भी नहीं होगा। ओनली ऐसे नोड कैन कन्वे द एक्शन पोटेंशियल टू द अदर कंपोनेंट। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि जितने भी कंपोनेंट है नोडल टिश्यू के वो ऑटो एक्साइटेबल है, यानी कि खुद से एक्साइटमेंट करता है, करने का मतलब बीटिंग करता है, हार्ट बीट। हाँ, तो उससे क्या होगा, जिसमें हार्ट में जर्क काउज करेगा, जिससे क्या होगा, हार्ट में बीट होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। तो सबसे ज़्यादा किससे होता है, ऐसे नोड के थ्रू होता है। इसीलिए ये लिखा, ऐसे नोड हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है। चलिए आंसर क्या है इसका, 1। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, ए स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू एम्बेडेड इन द लोअर कॉर्नर ऑफ राइट आर्टियम, यानी राइट आर्टियम की, जैसे मान लीजिए हार्ट है, ये हार्ट है, 4 चैम्बर हार्ट है, ये है राइट आर्टियम, ये है लेफ्ट आर्टियम, यह है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ बोला अपर कॉर्नर रीजन पे राइट आर्टियम में क्या होता है, तो उसका नाम होता है एसे नोड। क्या होता है यहाँ पे, एसे नोड होता है, और यहाँ पे एवी नोड होता है। उसके पूरे फाइबर होगा एंड बंडल ऑफ हीज होगा जिसको बोलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसी हिसाब से आंसर होगा। स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू इम्बेडेड इन द लोअर कॉर्नर, नो ये लोअर कॉर्नर में बोल रहा है, तो लोअर कॉर्नर में तो एवी नोड होता है। क्या होता है, एवी नोड होता है कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टियम क्लोज टू द आर्टरी वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये आर्टरी वेंट्रिकुलर सेप्टम के क्लोज में बोल रहा है। डिलेज द स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्सेस टू द हार्ट अपेक्स अबाउट 0.1 सेकेंड, मतलब यहाँ से जो क्या होता है, इम्पल्स काउज होता है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा के लिए रोक देता है 0.1 सेकेंड के लिए, ताकि क्या होगा, ये जो है ये इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टियम जो होगा, तो ब्लड पूरा आ जाएगा किस में, वेंट्रिकल में, और तब थोड़ा 1 सेकंड बाद जो है इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, तब पूरे बॉडी में जाएगा। अगर दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता तो ब्लड नीचे आता ही नहीं, इसीलिए क्या करता है 0.1 सेकंड का डिले करा देता है। कौन, ऐसे नोड। तो देखते हैं क्या बोलता है। ये भी पूछा था उड़ीसा 2019 में। क्या, द आर्टरियम इज इम्प्टी कम्प्लीटली, बिल्कुल गलत बात है। ब्लड टू कॉर्नर एओर्टा, ब्लड टू इंटर एओर्टा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा, आंसर है ये वाला, ब्लड टू इंटर द पल्मोनरी आर्टरी। कैसे हो सकता है ये भी गलत। ब्लड टू द वेंट्रिकल टू एम्प्टी कंप्लीटली, ये भी गलत। ब्लड टू इंटर एओर्टा, नहीं ये भी नहीं होगा। द आर्टरियम टू एम्प्टी कंप्लीटली, बिल्कुल सही बात है। इसका ब्लड कहाँ पे जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। ये क्या होगा, आर्टरियम जो होगा एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच करना है, ठीक है। तो देखा जाए, सबसे पहला पी वेव, अपने आप आ गया, पी वेव क्या कह रहा है, तो पी वेव है
डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल नहीं, तो क्या होगा? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल नहीं, कोरोनरी अस्चियम नहीं, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरियम नहीं, एंड पी वेब की बात कर रहा है ना, तो रीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरियम, पी वेब रीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरियम, एक का 5। दूसरा देखो तो क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स, ये क्या करता है क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स? तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, तो 2 बी का हो जाएगा, ए का हो गया 5, बी का हो जाएगा 1। तो देखो तो कहाँ पे है, ए का 5, बी का 1, तो यहीं पे तो आंसर मिल गया। अब बाकी सब देखने की ज़रूरत है ही नहीं। देखो ऐसा ग्राफ होता था, एक मिनट, ग्राफ कैसा होता था? ऐसा, ठीक है। ये पी क्यू आर एस टी, ये आर्ट्रियम के लिए था, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रियम, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और ये है रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो उसी टाइप से पी का क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा रीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रियम, ठीक है। एक नंबर सही है। जय हिंद दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इकोसिस्टम के एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो आज कराए जाएंगे, जो हमारे नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। और हाँ, इसका अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और जब भी टाइम मिले आपको पीडीएफ को पढ़ते रहना है, देखते रहना है, ठीक है। और साथ में ये करना है, जो एनसीईआरटी में जो भी पेज नंबर हम मेंशन करेंगे उस पेज नंबर में जाके आपको उस लाइन को टिक कर लेना है और याद करना है। आपको इससे पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी के किस लाइन से और किस पेज से जो है क्वेश्चंस आ रहा है, तो आप उसको टिक करेंगे तो रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन एरिया डिपेंड्स अपॉन, यानी किसी भी एरिया में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं, तो वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, बिल्कुल सही बात है। एंड है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रेंट्स, हाँ न्यूट्रेंट का अवेलेबल होगा तभी तो ज़्यादा क्या होगा, प्रोडक्टिविटी होगा। एंड प्लांट स्पेसीज इनहिबिटिंग दैट एरिया, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, तो सारे के सारे सही है। तो आपका आंसर देखिए, ए नंबर बोलना ओनली ए एंड बी नहीं, जो सभी सही है। बी सी एंड डी नहीं, सभी सही है। बी सी डी ये तो गलत है। ए बी सी डी यानी कि सभी के सभी ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट की फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम के कौन सा की एस्पेक्ट नहीं है, फंक्शनल की एस्पेक्ट नहीं है, यानी फंक्शन यूनिट नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन है डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, स्पेसीज कंपोजिशन, न्यूट्रन साइकिल। तो देखिए, इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन का एक अपना फंक्शनल रोल है, एनर्जी फ्लो का एक अपना फंक्शनल रोल है, न्यूट्रेंट साइकिल का एक अपना फंक्शनल रोल है। लेकिन स्पेसीज कंपोजिशन में जो है इकोसिस्टम में, इसका कोई जिक्र नहीं है, यानी कोई फंक्शनल रोल की बात किए नहीं है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा आपका 3 नंबर। और एनसीईआरटी में पेज नंबर 242 में जाना है और टिक करना है कि यह क्वेश्चन यहीं से आया है, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो गया आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ट्रू फॉर टी, फॉल्स फॉर एफ स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन।
एनसीईआरटी का पेज नंबर 244 और 248 में होगा बीच में, ठीक है, देख लेना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड शुगर कैन फील्ड आर मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। नेक्स्ट देखो, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर। बिल्कुल सही बात है, ये भी ट्रू है। एंड 3 देखो, ह्यूमस इज कलरलेस एंड पार्टली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। बिल्कुल गलत बात है ये कलरलेस तो होता है बट ये डिकम्पोज बहुत स्लो होता है इसका, तो ये फॉल्स है, ठीक है। तो आंसर 1 हो जाएगा। देखते हैं आंसर क्या है। आंसर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन यहाँ गलत है। पहला, इट स्टार्ट एट बैरन एरिया। बिल्कुल सही बात है, जहाँ मतलब पाइनियर स्पीसीज होगा वो। नेक्स्ट, क्लाइमैक्स रीच वेरी क्विकली। तो क्लाइमैक्स वेरी क्विकली रीच नहीं करता, मतलब बहुत जल्दी क्लाइमैक्स कम्युनिटी नहीं आता है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी वो आता है जिसको बोलते हैं लगभग स्टेबिलिटी के आधा, स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब स्टेबिलिटी के करीब आ चुका है, ठीक है, स्टेबिलिटी के करीब आ चुका है। मतलब ऐसा इकोसिस्टम पहले कुछ भी नहीं था, वहाँ पे क्या हुआ, सक्सेशन हुआ, प्राइमरी सक्सेशन हुआ, होते होते वहाँ पे पहले लाइकेन ग्रो किया, फिर छोटे छोटे हर्ब्स सर्ब्स ट्री ग्रो किया, फिर लगभग अब एक स्टेबल इकोसिस्टम के करीब आ चुका है। उसको क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। तो क्लाइमैक्स आने के लिए, क्लाइमैक्स तक आने के लिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी हो जाता है, वेरी क्विकली नहीं होता है। तो ऑप्शन तो मिल गया हमें कि दूसरा गलत है। फिर भी तीसरा देखते हैं क्या बोल रहा है। पाइनियर कम्युनिटी डज नॉट गेट स्टेबलाइज इजीली। बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखो, कोल्ड वॉल्केनिक लावा इंजीनियस रॉक ETCR एरिया वेयर इट स्टार्ट। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि दूसरा नंबर आपका गलत है। ये कहाँ मिलेगा आपको, पेज नंबर 250 में मिलेगा आपको। एनसीईआरटी का 250 पेज नंबर में जाके देख लीजिए, टिक कर लीजिए, यहाँ से आंसर क्वेश्चन को उठाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रिक सक्सेशन प्रोसीड फ्रॉम। तो हाइड्रिक सक्सेशन कहाँ से प्रोसीड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए तो ये भी पेज नंबर 251 से है। तो पहला ऑप्शन है कि हाइड्रिक टू जेरिक कंडीशन, नहीं। जेरिक टू हाइड्रिक कंडीशन, नहीं। मैजिक टू हाइड्रिक कंडीशन, नहीं। हाइड्रिक टू मैजिक कंडीशन, सही बात है। मैजिक कंडीशन में चाहे जेरिक वाला हो या हाइड्रिक वाला हो, मैजिक में आना ही आना है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा आंसर आपका 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ओड वन विद रिस्पेक्ट टू गैसियस साइकिल। गैसियस साइकिल के रिस्पेक्ट में कौन गलत है। देखो, कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। देखो, फॉस्फोरस साइकिल जो है सेडिमेंट्री साइकिल में आता है, बाकी सब जो है गैसियस साइकिल में आता है। तो आंसर आपका क्या हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन 1, ठीक है। पेज नंबर 247 से लिया गया है। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन है ए ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट अ फंक्शनल लेवल नॉट अ स्पीसीज लेवल। यानी जो ट्रॉपिक लेवल है वो क्या होता है, वो होगा आपका फंक्शनल लेवल नॉट स्पीसीज लेवल। तो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही बात बोल रहा है। ट्रॉपिक लेवल एक फंक्शनल लेवल होता है, ना कि स्पीसीज लेवल होता है। तो ये वाला सही है। दूसरा ऑप्शन है कि अ गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल इन अ सेम इकोसिस्टम एट अ सेम टाइम। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, दोनों सही है। तीसरा देखो, एनर्जी एट अ लोअर ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज लेस देन द हायर ट्रॉपिक लेवल। गलत बात है। लोअर ट्रॉपिक लेवल पे हायर ट्रॉपिक लेवल से ज़्यादा एनर्जी होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि लोअर ट्रॉपिक लेवल का 10% एनर्जी ही हायर ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र होता है। तो मतलब यहाँ अगर मान लेते हैं 100 जूल एनर्जी है तो इसके पास 10 जूल एनर्जी होगा। तो लोअर के पास ज़्यादा होगा ना हायर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ तो उल्टा कह रहा है कि एनर्जी एट लोअर ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज लेस देन, नहीं, ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए था। तो ये तीसरा ऑप्शन गलत है, मतलब पहला और दूसरा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो गया 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट ट्रू फॉर T, फॉल्स फॉर F फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब जो है
स्टेटमेंट को पढ़ना है और ऑप्शन में सेलेक्ट करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है डेट्राइटस इज़ रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। तो डेट्राइटस जो है रॉ मटेरियल होता है डिकम्पोजिशन के लिए, बिल्कुल सही बात है, ये तो ट्रू है। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ एन एक्वाटिक इकोसिस्टम में बी इन्वर्टेड, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट देखो, लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इज डेजर्ट एंड डीप सी, ये भी सही है। यानी तीनों किस में सही है, इसमें तीनों गलत है तो ये गलत हो गया, इसमें एक गलत है दो सही है ये गलत हो गया, इसमें तीनों सही है ये सही है, ये इसमें एक गलत दिया तो ये गलत हो गया, मतलब आंसर 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इस ट्रॉपिक लेवल हैज सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कोल्ड। लिविंग मैटर की बात कर रहा है तो लिविंग मैटर में कहेगा तो वो हो जाएगा स्टैंडिंग क्रॉप आ जाएगा। इनऑर्गेनिक मतलब लिविंग कहने का मतलब ऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहा है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक बोलता तो स्टैंडिंग स्टड हो जाता आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि इन एक्वाटिक इकोसिस्टम मेजर चैनल फॉर एनर्जी फ्लो इज़। तो एक्वाटिक में जो मेजर चैनल होता है एनर्जी फ्लो का वो ग्रेजिंग फूड चेन होता है। आपको लगेगा कि डेट्राइटस होना चाहिए था लेकिन नहीं, ग्रेजिंग होता है और डेट्राइटस फूड चेन जो होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होता है, आप याद रखेंगे इसको, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आंसर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये भी पेज नंबर 248 एंड 254 से लिया गया है। स्टेटमेंट को पढ़ना है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ है द इंटायर सिक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसिवली चेंज इन ए गिवन एरिया इज कॉल्ड शेयर, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। नेक्स्ट देखो, द नेचुरल रिजर्वर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक, ये भी सही है। उसके बाद तीसरा देखें, इकोलॉजिकल पिरामिड डू नॉट एकोमोडेट फूड वेब, ये भी सही है, फूड वेब के लिए नहीं होता, ये फूड चेन के होता है। तो मतलब तीनों का तीनों सही है। तो आंसर क्या का, ओनली स्टेटमेंट 1 ए इज़ करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट बी इज़ करेक्ट, ऑल ए बी सी डी आर करेक्ट एंड ऑल ए बी सी आर इनकरेक्ट। नहीं, आंसर 3 हो जाएगा आपका, ऑल ए बी सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड ऑफ नंबर एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट इंडिकेट दैट, यानी कि ऑल पिरामिड एनर्जी का हो नंबर का हो बायोमास का वो अपराइट होगा, वो क्या इंडिकेट करता है। तो इंडिकेट क्या करता है वो देखते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन हर्बीवोर्स, बिल्कुल सही बात है, तभी तो ऐसा बनेगा, प्रोड्यूसर ज़्यादा होगा फिर हर्बीवोर्स होगा, ठीक है, तब कार्निवोर्स होगा। तो यहाँ से इस तरह का ये अपराइट कहलाता है, पहला वाला के लिए, फर्स्ट के लिए, ये ए वाले के लिए है। बी में देखो, हर्बीवोर्स आर लेस इन नंबर एंड बायोमास देन कार्निवोर्स, ऐसा ऐसा, तो इन्वर्टेड हो गया, तो मतलब बी गलत है, ठीक है। ये नीचे होगा हर्बीवोर्स, ऊपर होगा कार्निवोर्स, तो कार्निवोर्स का ज़्यादा बायोमास का कम, तो मतलब इन्वर्टेड हो गया ये तो इन्वर्टेड, यहाँ अपराइट की बात कर रहे हो तो ये नहीं होगा, बी नंबर नहीं होगा। सी देखे, एनर्जी एट अ लोअर ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन द हायर, बिल्कुल सही बात है, तभी तो ऐसा होगा एनर्जी वाला भी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है, बी गलत है, सी सही है। तो ओनली ए इज़ करेक्ट, ओनली बी इज़ करेक्ट, बोथ ए एंड सी इज़ करेक्ट, बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। तो आंसर 3 हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा आर ड्राई। सबसे पहले देखते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर। देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर सबसे नीचे होगा तो उसके पास एनर्जी है 809, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर है, उसके बाद 37 है, उससे कम है। उसके बाद कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास 11 है, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास
11 है, ठीक है। और टर्शरी कंज्यूमर का सबसे कम है, तो मतलब ये इस टाइप से बनता है, इस टाइप से अपराइड हो गया ये बायोमास एनर्जी के लिए। किसका बात कर रहा है? हाँ, केजी पर मीटर स्क्वायर, तो ये बायोमास की बात कर रहा है, अपराइड होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अपराइड बायोमास की बात कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक पायनियर स्पीसीज आर, पेज नंबर 251 से लिया गया था। ये होता है लाइकन, बताया गया है पायनियर सक्सेशन के लिए, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, आउट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज द सॉइल फॉर्मेशन अकाउंट फॉर डैश। तो सॉइल फॉर्मेशन जो है 50% कंट्रीब्यूट करता है, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर स्पीसीज लाइक रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिल आर लेस देन 10% ऑफ इच। ये डाटा याद करना है, आंसर हो जाएगा अपने आप, तो आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अ मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू टेरेस्ट्रियल में, तो वो डेट्राइटस फूड चेन, तो आंसर 2 हो जाएगा। एक्वाटिक बोलता है तो ग्राजिंग फूड चेन, ये भी पेज नंबर 246 से लिया गया है, तो आंसर 2 हो गया डेट्राइटस फूड चेन, DFC। देखिए क्वेश्चन कह रहा है रेड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द इन करेक्ट ऑप्शन। ये भी NCERT के पेज नंबर 244 से लिया गया है। पहला स्टेटमेंट है डिकम्पोजिशन इज प्योरली एन एनारोबिक प्रोसेस। डिकम्पोजिशन एनारोबिक प्रोसेस नहीं होता है, ये होता है एरोबिक प्रोसेस, उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ये तो सही है, गलत है। स्टेटमेंट 2 देखो, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस एंड क्लाइमेटिकल फैक्टर। ये तो बिल्कुल सही बात है। क्लाइमेटिकल फैक्टर यानी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, टेम्परेचर कम होगा तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। अब बोला गया केमिकल कंपोजिशन, हाँ लिग्निन उग्निन रहेगा उसमें, तो वो क्या होगा, डिकम्पोजिशन उसका स्लो हो जाएगा, तो केमिकल कंपोजिशन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यानी पहला सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन देखते हैं, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये गलत है। दूसरा ओनली स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, यही सही है। इनकरेक्ट, पहला इनकरेक्ट है, दूसरा सही है, आंसर 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं, समझदार बच्चे हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इज इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। तो वो कितना होता है, लेस देन 50% होता है, यानी कि पार जो होता है लेस देन 50% होता है। लेकिन इसके लिए प्लांट तक जो पहुंचता है 1 से 10 से 5 से 10% पहुंचता है, लेकिन उसका यूज जो किया जाता है 1 से 5% को यूज़ किया जाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में, बाकी सब चला जाता है रेस्पिरेटरी लॉस में चला जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो है कैसा होता है, देखो, हाँ, डज नॉट इन्वॉल्व एक्टिविटी ऑफ सेप्रोफाइटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, गलत बात है, माइक्रोऑर्गेनिज्म चाहिए। दूसरा, इट इज़ बेटर इन कोल्ड एंड ड्राई सॉइल, नहीं, कोल्ड में नहीं, ड्राई सॉइल में नहीं, नमी होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए और टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए डिकम्पोजिशन के लिए। एंड अगला क्वेश्चन है कि इट इज फास्टर इफ डेट्राइटस डज नॉट कंटेन लिग्निन टेनिन सेलुलोज, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर इज कॉल्ड, न्यू ऑर्गेनिक रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। तो कंज्यूमर किसको खा रहा है, कंज्यूमर खा रहा है प्रोड्यूसर को खा रहा है। तो जब प्रोड्यूसर को कंज्यूमर खा रहा है तो मतलब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो रहा है वो, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अगर प्लांट की बात करता है, प्रोड्यूसर की बात करता है, तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। और उसमें से रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस करके बोलता है तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइड इन, ये भी पेज नंबर कितना से लिया गया, 248 से लिया गया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो किसकी बात कर रहा है, पिरामिड, नंबर पिरामिड की बात कर रहा है। द पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइड ट्री एंड पॉन्ड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड एंड पॉन्ड इकोसिस्टम। नंबर में कौन सा ज़्यादा होता है, तो ग्रासलैंड एंड पॉन्ड इकोसिस्टम में ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब अपराइड होता है, दैट मीन्स अपराइड होता है। चलिए हो गया। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस इज नॉन
decomposed organic matter, lighter in color and क्या बोल सकते हैं इसको, amorphous more or less decomposed organic matter। तो आंसर हो जाएगा क्या, amorphous more or less decomposed organic matter, slightly alkaline नहीं, आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आर सुइटेबल साइट फॉर सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ होता है जहाँ पे पहले से ही कुछ था, किसी कारणवश वहाँ पे क्या हो गया, डिजास्टर आया और उसको ख़त्म कर दिया, फिर से वहाँ वो नया इकोसिस्टम डेवलप होगा तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। जैसे फॉरेस्ट फायर है, जंगल था जल गया ख़त्म हो गया, फिर से वहाँ क्या नया जंगल बनेगा, तो वो सेकेंडरी सक्सेशन होगा वहाँ पे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा देखते हैं। आंसर है तो उसके लिए ऑप्शन पढ़ो पहले, तभी ना आंसर देखोगे भाई। कोल्ड वॉल्केनिक लावा नहीं, यहाँ तो प्राइमरी सक्सेशन होता है, यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन होता है। सैंड ड्यू, यहाँ पे क्या हो जाए, सैंड ड्यू में जो है यहाँ भी प्राइमरी सक्सेशन होता है। एबेंडेंट फार्मलैंड, हाँ इसमें सेकेंडरी सक्सेशन होगा क्योंकि फार्मलैंड था पहले से। इंडिजिनियस वो रॉक, ये भी यहाँ भी प्राइमरी सक्सेशन होता है, नॉट सेकेंडरी सक्सेशन, यहाँ सेकेंडरी सक्सेशन। बर्न और कट फॉरेस्ट, यहाँ भी सेकेंडरी सक्सेशन होगा। एंड फ्लडेड लैंड, यहाँ भी सेकेंडरी सक्सेशन होगा, मतलब सी ई एंड एफ में सेकेंडरी सक्सेशन है। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर 2 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। ये भी एनसीईआरटी का पेज नंबर 245 से लिया गया है। प्लांट कैप्चर 2 से 5% ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन फॉर फोटोसिंथेसिस, नहीं फोटोसिंथेसिस के लिए इतना कैप्चर नहीं करता, 1 से 5% ही करता है। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज मल्टी डायरेक्शन, नहीं एनर्जी का फ्लो जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। एनर्जी रिमेन ट्रैप इन एनी ऑर्गेनिज्म परमानेंटली, नहीं बात, गलत बात, परमानेंटली ट्रैप नहीं होता है, फिर वो अगले ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर हो जाता है या फिर वो डिकम्पोज होकर न्यूट्रन साइकिल में चला जाता है। चौथा है एनर्जी फ्लो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बिल्कुल सही बात है, एनर्जी फ्लो जो है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, आंसर 4 हो गया। इन हाइड्रेक सक्सेशन में क्या होता है देखो, लाइकेन आर पाइनियर कम्युनिटी, नहीं ये तो रॉक में होता है। जर्मिनेशन एंड स्टेबलाइजमेंट ऑफ प्रोपिग्यूल्स डज नॉट अकर्स, नहीं ये गलत है। द सक्सेशन अकर्स 0 to मेजिक कंडीशन, हाइड्रेक में जेरिक से नहीं आएगा, हाइड्रेक से मेजिक होना चाहिए था, ये गलत हो गया। यहाँ पे हाइड्रेक से मेजिक होना चाहिए था। टोटल बायोमास एंड ह्यूमस कंटेंट ऑफ सॉइल इंक्रीजेज, तो हाइड्रेक सक्सेशन में इसमें बायोमास इंक्रीज करता है, तो आंसर 4 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमाउंट ऑफ ऑल द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन इकोसिस्टम पर यूनिट एरिया एट अ गिवन टाइम, उसको स्टैंडिंग स्टेट बोलेंगे। इनऑर्गेनिक की बात कर, अभी तो हम उस टाइम बोले कि इनऑर्गेनिक के बारे में बात करेगा तो स्टैंडिंग स्टेट, या क्रॉप, अगर क्रॉप की बात किया या ऑर्गेनिक बोला तो स्टैंडिंग क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये है, ठीक है समझ गए होंगे, आंसर 3 हो गया। नेक्स्ट देखो, फाइंड द ओड वन विद रिस्पेक्ट टू फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल के रिस्पेक्ट में कौन सा गलत है, ओड है मतलब अलग है, मतलब कहने का मतलब ये है। तो नेचुरल रिजर्वर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक, बिल्कुल सही बात है, रॉक का नेचुरल रिजर्वर रॉक नहीं, फॉस्फोरस का नेचुरल रिजर्वर रॉक है, बिल्कुल सही है, ये अलग नहीं है। दूसरा देखो, हार्बीवोर्स एंड अदर एनिमल्स ऑब्टेन फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल, नहीं ये रॉक से होता है, ये तो अलग है। हार्बीवोर्स कहाँ से लेगा, हार्बीवोर्स तो प्लांट से लेगा ना, प्लांट को खाएगा तो एनिमल हार्बीवोर्स को खाएगा, तो डायरेक्ट सॉइल से थोड़े लेगा, सॉइल से कौन लेगा, प्रोड्यूसर लेगा। देयर इज नो रिस्पायरेटरी रिलीज और फॉस्फोरस इनटू एटमॉस्फेयर, बिल्कुल सही है। इनपुट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू द रेनफॉल मच, हाँ ये भी सही है, तो यही गलत अलग है थोड़ा सा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 2 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर गैसियस एक्सेप्ट, इनमें सभी गैसियस है बाकी को एक को छोड़ के। तो ये देखो, नाइट्रोजन साइकिल गैसियस साइकिल है, हाइड्रोजन साइकिल गैसियस साइकिल है, कार्बन साइकिल गैसियस साइकिल है, सल्फर साइकिल जो होता है वो सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर आता है, सल्फर और फास्फोरस।
तो ये गैसियस नहीं है। आंसर क्या हो गया आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रू एंड फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 249 एंड 50 पेज नंबर से लिया गया एनसीईआरटी का। पहला ऑप्शन है इकोलॉजिकल पिरामिड accommodate either a simple food chain और फूड वेब। इकोलॉजिकल पे नहीं, फूड वेब के लिए तो नहीं होता, सिर्फ फूड चेन के लिए होता है। तो ये गलत हो गया, पहला फॉल्स, ये गलत, ये गलत, ये सही। मतलब ये दोनों में आंसर देखते हैं। दूसरा देखते हैं, वैसे दूसरा में भी ट्रू है, दूसरा में भी ट्रू है, तो हमको तीसरा से ही आंसर मिलेगा। तो तीसरा देखते हैं, इसको चेक ही नहीं करेंगे अगर क्वेश्चन बनाना हुआ तो, लेकिन अभी हम चेक कर रहे हैं। आप नीट का एग्जाम दे जाएंगे उसको चेक भी नहीं करेंगे तो चल जाएगा। तो तीसरा देखें, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज अपराइट होता है, गलत बात है, इन्वर्टेड होता है वो। नहीं, हाँ नहीं सही है, तभी तो 10% लोगों को फॉलो करेगा इस टाइप से। सही है, सही, ये सही है, तो ट्रू हो गया, ये ट्रू है, ये फॉल्स हो गया। मतलब 1 नंबर सही होगा। फिर भी हम बी नंबर को चेक कर लेते थोड़ा सा। सेप्रोफाइट एंड डिकम्पोजर आर नॉट गिवन एनी प्लेस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर 1 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जब रेस्पिरेटरी लॉस को ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से माइनस कर देते हैं तो उसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है उसको हम पढ़ के देखते हैं, समझते हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। डज नॉट डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड्स नहीं करता है, गलत बात। ऑफ ओशियन इज हायर देन टेरेस्ट्रियल, गलत बात, ओशियन। अगला, इज द अवेलेबल ऑफ बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेटेरोट्रॉफ, बिल्कुल सही बात है ये। तो आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है एज पर द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन फॉरेस्ट ग्रासेस ऑक्यूपाई द ग्रासेस, यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, स्ट्रेटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे नीचे कौन है, ग्रासेस होगा। ये जो ग्रासेस होगा तो किससे सबसे नीचे होगा, बॉटम लेयर पे होगा। कहाँ पे, बॉटम लेयर पे। उसके बाद हर्ब्स होगा, सर्ब्स होगा, फिर ट्री होगा, ठीक है। तो हो गया बॉटम लेयर पे। 32 में देखते हैं, इफ़ द फूड चेन एनर्जी अवेलेबल फॉर हार्बीवोर्स इज 20 जूल, हार्बीवोर्स 2000 जूल हार्बीवोर्स के लिए, हार्बीवोर्स के लिए कितना है 2000, देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच गेट स्टोर्ड एंड फिक्स इन टर्सरी कंज्यूमर। हार्बीवोर्स को जो खाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, उसको जो खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, जो उसको खाएगा वो टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। तो हार्बीवोर्स जो है क्या लिखा है, एक था क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ो। इफ़ अ फूड चेन, इफ़ इन अ फूड चेन एनर्जी अवेलेबल फॉर हार्बीवोर्स, एनर्जी अवेलेबल है हार्बीवोर्स के लिए कितना, हार्बीवोर्स के लिए प्लांट के पास 2000 जूल एनर्जी है, तो इसके पास कितना आएगा 200 आएगा, इसके पास कितना आएगा 20 आएगा, इसके बाद कितना आएगा 2 जूल आएगा। तो इसी तरह से यानी 10% लोग को फॉलो करेगा लैंडेमैन का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोलिए 3 हो जाएगा, 2 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज अप्रॉक्सीमेटली, प्लांट अप्रॉक्सीमेटली कितना एनर्जी को कैप्चर करता है, यूज़ की बात नहीं कर रहा है, कैप्चर, तो 2 से 10% को ही वो कैप्चर करता है। आंसर 2 हो गया। अगला क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से स्टेटमेंट को पढ़ो और बताओ कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है इकोलॉजिकल पिरामिड डू नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पेसीज बिलोंग टू द 2 और मोर ट्रॉपिक लेवल। पहला क्या है, पहला वाला सही है, सही है, सही है। नेक्स्ट देखो, सेप्रोफाइट आर गिवन हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल इन, नहीं, ये तो पहले ही गलत है। सेप्रोफाइट पैरासाइट को कोई ट्रॉपिक लेवल में नहीं रखा था। तो क्या आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 गलत है, पहला सही है। क्वेश्चन है सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स इन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एग्जिस्ट, वहाँ प्राइमरी सक्सेशन होता है। सो डिफ़िकल्टी इन स्टेबलाइजमेंट फॉर द पायनियर कम्युनिटी, गलत बात है। टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू रीच क्लाइमेक्स, नहीं ये फास्ट होता है। ये जो लॉन्ग टाइम लगता है किसके लिए,
लॉन्ग टाइम लगता है ये होता है प्राइमरी सक्सेशन के लिए, नॉट सेकेंडरी के लिए। सेकेंडरी फास्ट होता है। अकर्स इन एरिया विच ऑलरेडी हैव सम सॉइल और सेडिमेंट, तो आंसर यही सही है आपका डी नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द डिकम्पोजिशन देयर इज नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता लिविंग ऑर्गेनिज्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म का? फ्रैगमेंटेशन में होता है, जैसे अर्थवर्म है, टर्माइट्स है, इसका क्या होता है, डायरेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, डेट्राइटस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता था, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट है। लीचिंग जो है, लीचिंग में नहीं होता, क्योंकि उसमें जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर होता है वो सेटल डाउन होता है ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई रोल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ह्यूमिफिकेशन में भी होता है, मिनरलाइजेशन में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आंसर हो गया आपका 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन विद द फॉलोइंग डाटा? सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। एक प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास एनर्जी है कम, उससे ज़्यादा है प्राइमरी कंज्यूमर के पास, उससे ज़्यादा है सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, यानी इन्वर्टेड हो रहा है। इन्वर्टेड ग्राम में है, बास बायोमास की बात कर रहे हैं, इन्वर्टेड बायोमास कहाँ है? आंसर 4 हो गया, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज वेरी फास्ट इन इट्स प्राइमरी फेज, गलत बात है, ठीक है। द ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन अकर्स इन अ गिवन एरिया, सही बात है इकोलॉजिकल सक्सेशन में, तो आंसर क्या बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोथ हाइड्रिक एंड जेरिक सक्सेशन लेड टू एक्सेसिव वेट कंडीशन, हाई ड्राई कंडीशन एंड मीडियम वाटर कंडीशन। वाटर मेजिक कंडीशन सबको चाहिए, चाहे हाइड्रिक हो, जेरिक हो, ट्रिस्टेल हो, सबको चाहिए मीडियम वाटर मेजिक कंडीशन, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर।